हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट बेंस हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 समतल में गति को। एंड जैसा कि मैं डिस्कस करते आया हूं कि ये जो चैप्टर है वो दो पोर्शन में स्प्लिटेड है। एक जो पोर्शन है उसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई, वहां पे हम पढ़ेंगे सदिश को। मतलब जैसे कुछ भौतिक राशियां है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने इकाई से के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि देखिए संख्यात्मक मान और इकाई इन दोनों को मिलाकर के बनता है हमारा क्या, एक राशि। वो राशि कंप्लीट एक्सप्लेन हो सकती है कब भाई, तो कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए होती है दिशा, और दिशा सहित जब किसी राशि की बात की करते हैं तब वही उसे कहते हैं क्या, सदिश राशि। तो पहला पोर्शन जो आने वाला है वो सदिश का आने वाला है, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा ही वेक्टर कैलकुलस, मतलब सदिशों का योग, सदिशों का गुणनफल, सदिशों का जो है डिवीजन, इसके साथ साथ कितने तरीके के सदिश होते हैं, कब कब कंडीशंस में इन सदिश को यूज किया जाएगा, आखिर ये सदिश यूटिलाइज कैसे होंगे, वहां पे कोण क्या आएगा, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो एक एक करके हम इसको समझ रहे हैं। इसके प्रीवियस वन सेशन में हमने जो डिस्कस किया हुआ है वो किया हुआ है क्या भाई, सदिश क्या होता है, उसका बेसिक। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि सदिश को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एंड उसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सदिशों के एडिशन में ही एक अगला पोर्शन, सदिशों के योग और विकलन, मतलब उसका सब्ट्रैक्शन है ना, जोड़ और घटाव अल्टीमेटली, और घटक रूप में योग तथा विकलन। कंपोनेंट्स के रूप में जब हम उसको तोड़ेंगे तब उसके कंपोनेंट्स कैसे ऐड किए जाएंगे और उसके कंपोनेंट्स कैसे सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, हम इनके बारे में इसके अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने रिसेंटली जो अपने प्रीवियस वन सेशन में देखा था, वहीं से इस पिक्चर को स्टार्ट करूंगा। एंड हमने वहां पर डिस्कस ये किया था कि जब कभी भी दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, जब कभी भी दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो दो तरीके के हमने नियम पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था दो वेक्टर्स को सम करने का तरीका था हमारा कि त्रिभुज का नियम, और एक नियम था हमारे पास कौन सा, चतुर्भुज का नियम। तो दोनों को मैं एक बार दोबारा से आपके लिए रिपीट करता हूं एंड फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। क्या, दिस इज ए वेक्टर, यहां पर मान लीजिए एक है बी वेक्टर। तो ये अगर त्रिभुज की दो भुजाएं हैं तो ये जो इसकी तीसरी भुजा होगी त्रिभुज की, दैट इज सी वेक्टर, और ये सी वेक्टर को ही हम कहते हैं क्या, परिणामी सदिश। ये कौन है, ये है परिणामी सदिश। भाई ये जो कुछ भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब नीट या फिर अगर आप जेई की प्रिपरेशन करें, दोनों के हिसाब से ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन रिजल्ट्स की बात करने वाले हैं जो कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मिला था, त्रिभुज के नियम में मिला था, या फिर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब कि जो समांतर चतुर्भुज का जो नियम है सदिशों के योग के लिए, उसमें जो रिजल्ट मिला था उसकी बात करेंगे। तो ये सी वेक्टर हो गया। अगर यही चीज ऐसा ना होते हुए क्या हो जाए भाई, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाए, दिस इज माई ए वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर है, और ये इसके जो इसका आसन्न भुजा है, जो इसी के साथ में स्टार्ट हुई है, इसी बिंदु से यहां अगर थीटा बन गई तब कहते हैं भैया कि ये जो होगी, ये इसको एक समांतर चतुर्भुज के रूप में कंप्लीट कर दीजिए, एंड जो इसकी जो रिजल्टेंट होगी वो हमेशा होगी क्या, इसकी विकर्ण। ये जो विकर्ण है ये होगा इसका रिजल्टेंट। आई थिंक बात क्लियर होगी। जब मैं उसको ऊपर वाले को थोड़ा सा ढक लूं तो आपको ये त्रिभुज वाले ही लाइन, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, त्रिभुज का योग का जो नियम है वो सेम टू सेम दिख रहा है, नहीं चतुर्भुज में भी। और होता कितना भाई, ये सी, तो ये जो सी वेक्टर होता है ये होता है अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, तो इसके बराबर। तो यहां से अब जरा हम चर्चा शुरू करते हैं। क्या करना है भाई, तो देखिए किसी भी सदिश, किसी सदिश में उसी प्रकार के सदिश को जोड़ा जा सकता है
तथा परिणामी सदिश भी उसी प्रकार का होगा। प्रकार से क्या तात्पर्य भाई? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का सदिश है, अगर बल है वो सदिश, तो उसमें बल को ही जोड़ेंगे। अगर वो विस्थापन सदिश है तो उसमें विस्थापन सदिश ही ऐड या सबट्रैक्ट होगा। अगर इसी तरीके से वो वेग सदिश है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो उसमें वेलोसिटी वेक्टर ही ऐड होगा या सबट्रैक्ट होगा। उसमें वेलोसिटी, उसमें वेग ही जुड़ेगा या घटेगा। मतलब एक बात समझ में आ जाती है यहां से कि भाई जैसे हमने बात करी है ना कि अगर कहीं पर 5y + 2x दिया हो तो क्या इसको ऐड कर देंगे? मान लीजिए z = ये दिया हो, क्या इसको ऐड कर पाएंगे आप? तो बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे भाई? तो यहां पर अगर ये दिया होता 5y + 2y तो मैं इसको जरूर कहता 7y, या फिर अगर दिया होता 5x + 2x तो भी मैं कह देता इसको क्या 7x। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस राशि को रिप्रेजेंट कर, अगर ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है तो y जुड़ेंगे, x में x जुड़ सकता है। मतलब अगर ये एक वेक्टर बल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहां पर एक F वेक्टर है, फोर्स है, और यहां पर भी एक वेक्टर है वो भी फोर्स है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये भी अल्टीमेटली फोर्स ही होगा, लेकिन फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यूं कह लो इसको F1 वेक्टर कह ले तो इसको F2। ये दो अलग अलग तरीके का, दो अलग अलग परिणाम का, दो अलग अलग दिशा का बल है बल, और राशि नहीं बदल सकते, इसका परिणाम बदल सकते, इसका परिणाम अलग होगा, इसकी जो दिशा होगी ये भी अलग है, किससे? F2 से, किंतु है दोनों बल। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये भी कौन होगा? ये भी होगा बल। लेकिन कैसे लिखेंगे रिजल्टेंट? तो रिजल्टेंट लिखने का वही नियम है, कौन? a² + b² + 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट तो उसी से लिखेंगे, और मैं यहां पे चाहूं तो वो थीटा भी निकाल ही सकता हूं, ये थीटा भी इजीली निकाला जा सकता है, इसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य अब समझ में आ गया होगा कि बल में बल को ही जोड़ा जा सकता है, ना कि वेग तथा परिणामी सदिश भी बल होगा। बल में कौन जोड़ेगा? सिर्फ बल। अगर ऐसा है कि वहां पर वेग दिया है तो वेग नहीं जोड़ देंगे भाई, उसमें नहीं आएगा परिणामी सदिश। मतलब बल में बल को जोड़िए, वेग दिया होता वेग को जोड़ते। ठीक, चलिए इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं तो सदिशों का योग क्रम विनिमय होता है। योग क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पर दो वेक्टर्स गिवन है, एक p वेक्टर और एक q वेक्टर, तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर हमेशा ही q वेक्टर प्लस p वेक्टर के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? ये p वेक्टर प्लस q वेक्टर हमेशा किसके बराबर होगा? q वेक्टर प्लस p वेक्टर के। मतलब ऐसा नहीं कि इन दोनों का सम अलग आ जाए और QP का सम निकालूं तो अलग आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों का सम जो है वो सेम आना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए, तभी हम उनको जोड़ेंगे। पहला चीज समझ में आया भाई? पहला तो ये आया कि जो राशि है उसी राशि में जुड़ेगी। दूसरा क्या? तो ये क्रम विनिमय नियम को भी फॉलो करना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सदिशों का योग सहचर्य होता है। योग सहचर्य का मतलब क्या? तो देखिए, अगर यहां पर P + Q + R गिवन है, तो मैं ये कहता हूं कि आप चाहे सबसे पहले इन दोनों को जोड़ करके फिर इसमें P जोड़िए, या फिर आप एक काम कीजिए, आप पहले P + Q को जोड़ लीजिए, तब इसमें एक तीसरा जोड़िए R को। सिंपल। मैं स्केलर वाले से आपको समझाता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। 2 + 3 + 5 गिवन है, या मैं ये कहता हूं कि 2 + 3 + 5 कीजिए, ये बराबर होने चाहिए। ठीक है ना? यहां आएंगे वेक्टर्स, ठीक है, हम उदाहरण के जरिए इसको सीखेंगे, लेकिन अभी इसको देखते हैं। 2 + ये कितना हो गया? 5 3 8 कितना हो गया भैया? तो ये 10 हुआ ना। यहां पर 3 + 2 5 + 5 अल्टीमेटली ये भी कितना है? 10 आएगा, तो 10 ही। मतलब ये भी फॉलो होना चाहिए कि पहले P वेक्टर रखिए, फिर Q और R वेक्टर को पहले जोड़ लीजिए, फिर ऐसा कीजिए कि PQ वेक्टर को जोड़कर फिर आखिरी में R वेक्टर को जोड़िए, तो ये बराबर ही आना चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है? इसी प्रकार से जो ये रिजल्टेंट है, ये तो लिखा ही था हमने कि C वेक्टर क्या होता है भाई? तो a² + b² + 2ab cos थीटा। क्या है ये? √a² + b² + 2ab cos थीटा। जहां पर हमें पता है कि C, A, B ये तथा थीटा में से एक अज्ञात हो तो उसकी गणना की जा सकती। ये कहना चाहते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर में कोई एक अज्ञात हो, भैया या तो C अज्ञात हो, ये सब ज्ञात हो, A, B और थीटा ज्ञात हो, या फिर आपके सामने C गिवन हो,
ए बी भी गिवन हो तो ये थीटा निकाल सकते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का कोण कितना है। कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास में ये ए वेक्टर मेरे को गिवन है, ये मेरे पास क्या ए वेक्टर गिवन है, यहां पर मुझे एक बी वेक्टर गिवन है, तो मैं इन दोनों के बीच का कोण ये थीटा निकालने के लिए, अगर ये थीटा निकालना है, ये मुझे नहीं दिया है, तो मुझे यहां पर सी वेक्टर का मान चाहिए। कुल मिलाकर के समझ में आते हैं, एक इक्वेशन एक वेरिएबल ही सॉल्व होगा ना, एक समीकरण है तो एक ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, या तो सी या ए या बी या फिर थीटा, सी ए बी या फिर थीटा, कोई एक वेरिएबल। तो मतलब इनमें से बाकी की तीन चीजें दी हो तो फिर हम एक निकाल सकते हैं। इसके बाद जरा बात करते हैं, इसी प्रकार से जो हम अभी लिख रहे थे सी, उसको अगर हमने पी क्यू के फॉर्म में लिखा, ठीक है, तो पी क्यू के फॉर्म में क्या हो जाएगा भाई, तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। अब यहां पर क्या काम होगा, तो यहां पर सिंपली ये सिखाना चाह रहे हैं आपसे कि भाई ये जो P और Q दो वेक्टर्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा कब उच्चतम होगा और कब न्यूनतम होगा, मतलब जो परिणाम आएगा ना, जो इनका योग आएगा, कब अधिकतम योग आएगा और कब न्यूनतम योग आएगा। तो भाई अधिकतम और न्यूनतम योग आने के पीछे का जो कारक है वो है वो थीटा। ठीक है, इसको समझने का एक बहुत अच्छा सा और आसान सा तरीका है जिसके जरिए आप इजीली इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे क्या काम करें भाई। तो ये रिजल्ट तो आपको पता ही है, इसमें बचा है कौन भाई, तो इसमें बचा है ये थीटा, ये थीटा। अब cos थीटा के लिए तीन चार केसेस देखिए, मैं इसके बाद इस स्टेटमेंट में भी आऊंगा। मान लीजिए एक वेक्टर इधर ही चल रहा है, ए वेक्टर या पी वेक्टर लिखा, पी वेक्टर, एक और वेक्टर इधर ही चल रहा है, कौन है भैया, क्यू वेक्टर। ये दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का कोण आप कहिएगा कि भैया हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। कितना कहेंगे, 0 डिग्री। ठीक इसी तरीके से एक केस कैसा बन सकता है भाई, तो एक केस ऐसा बन सकता है कि एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ये पी वेक्टर इधर चल रहा है और क्यू वेक्टर इधर चल रहा है। इन दोनों के बीच में मैं आपसे पूछूं कि भैया कोण कितना है, तो ये 180 डिग्री है, तो यहां पे कोण कितना लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ठीक इसी प्रकार से मान लेता हूं कि एक वेक्टर इधर चल रहा है और एक वेक्टर ऊपर की तरफ चल रहा है, ये मेरा पी वेक्टर, दिस इज माय क्यू वेक्टर, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो दिख ही गया होगा कितना, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन सभी केसेस में cos थीटा का मान और लिख लेता हूं, इसके बाद आप सब समझ जाएंगे। cos 0 डिग्री होता भैया 1, वही cos 180 डिग्री की जब मैं बात करता हूं, cos 180 डिग्री की जब मैं बात करता हूं, तो ये होता भैया -1। और उसी प्रकार cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है भैया 0। अब चलिए लगाइए, ये है मेरे पास स्टेटमेंट कौन, आर वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये रिलेशनशिप है मेरे पास। अच्छा, अब इस रिलेशनशिप में मैं अगर यहीं पे सॉल्व करना चाहूं तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं जरा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। अब 2 पी क्यू कॉस 0 डिग्री, कब की बात कर रहा हूं भाई, मैं एक कंडीशन ले रहा हूं कि जब दोनों ही वेक्टर्स एक ही दिशा में, एक ही दिशा में होने का मतलब या तो वो संरेखीय हो या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि पी वेक्टर और इसके समानांतर चल रहा हो कौन, क्यू वेक्टर, ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे। नॉट ओनली दिस, like this also, this is p vector and this is q vector, ऐसा भी हो सकता है। कुल मिलाकर के दोनों वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हो जाए, या फिर वो एक ही रेखा पर भी रखे हो तो भी वो समानांतर काउंट होता है हमारे लिए। तो ये कितने हैं दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण, तीनों केसेस में ये तीनों, इन तीनों में आपको 0 ही तो दिख रहा है। ठीक है ना, ऐसा बनाइए वैसा बनाइए, सब 0 है। इसका तात्पर्य क्या हो गया, तो ये हो गया भैया क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, कितना हो गया, 2pq। यही जो है, ये जो है आर वेक्टर, ये मैक्सिमम है। ये कैसा होगा, ये अधिकतम होगा। आप बोलोगे क्यों, अपनी मर्जी से कह रहे हो क्या अधिकतम, नहीं भैया, आइए एक छोटी सी बात फिर से याद दिला दो। क्या,
ऐसा हमने बनाया था साइन थीटा का ग्राफ, ये हमने बनाया था साइन थीटा, और ठीक इसी तरीके से हमने एक ग्राफ बनाया था, वो बनाया था हमने कैसा, कॉस थीटा। ये बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में हमने सभी प्रकार के ग्राफ्स पढ़े हैं भाई, ठीक है। यहां जो अभी हमको यूटिलाइज हो रहा है मैं उसको आपको सिखा रहा हूं, अभी इंस्टेंट के लिए आपको वहां नहीं जाना, बट आप वहां जाइए, वहां से जाकर के आप इस ग्राफ की पूरी सीरीज को देख सकते हैं, मतलब कंप्लीट ग्राफ्स, नॉट ओनली कॉस, साइन, टैन, है ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सबके लिए। तो यहां पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है +1, और ये यहां पर जो मिनिमम वैल्यू है ये कितना है, ये -1, एक +1 है और नीचे कितना है, -1। तो कॉस थीटा की वैल्यू अधिकतम 1 हो सकती है और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, -1। इसके अलावा कुछ भी आएगा भाई, एक बात बताइए ना, -1 से 1 के बीच में कुछ भी आएगा तो वो कैसा नंबर आएगा, फ्रैक्शनल ही आएगा ना। फ्रैक्शनल का मतलब क्या भाई, वो 1/2 आया, 1/4 आया, 1/8 है, नंबर जो भी यहां आकर के गुणा होगा, 1/2 हो, 1/4 हो, 1/5 हो, 1/8 हो, कुछ भी, यहां कुछ भी रखेंगे, ये नंबर छोटा ही तो कर रहा है ना, ये अल्टीमेटली मुझे क्या करेगा, छोटा करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई अधिकतम कौन है, तो अधिकतम +1 है, अब वो +1 मुझे प्राप्त हो गया, इसका मतलब समझ में आ चुका है, यहां पर मुझे क्या मिलने वाला है, यहां पर R मैक्स मिलने वाला है, यहां पर R की जो वैल्यू मिलने वाली वो कैसे मिलने वाली है, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा कब, जब आपका दोनों ही वेक्टर पैरेलल लगे, दोनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो उनका जो रिजल्ट, उनका जो प्रभाव होगा वो अधिकतम होगा। अर्थात बात समझ में आ गई है कि cos थीटा जब जब उच्चतम होगा तब तब मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, अर्थात सदिश या तो समान होगा या फिर समानांतर होगा, तब जो R मैक्स होगा, जो रिजल्टेंट मैक्स होगा, वो होगा P + Q के बराबर। सिमिलरली अगर परिणाम निम्नतम हो, ठीक है, निम्नतम कब होगा भाई, जब ये 180 डिग्री वाला केस आएगा। 180 वाला केस में क्या लिखेंगे, तो इसी R वेक्टर को देखिए, इसी को देखिए, ये √, सेम चीज चला ना, P² + Q² + 2PQ cos P² + Q² + 2PQ cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान मैंने क्या सिखाया अभी आपको, तो मैंने सिखाया ना P² + Q² माइनस, क्या कर देगा यहां पे, ये माइनस ऑफ कितना, -1 होता है, तो ये -2PQ। अब देखिए ना, ये मेरे नंबर को क्या करेगा, कम कर देगा, यही PQ में 2PQ जोड़ दे रहा था, बढ़ गया, और ये 2PQ क्या कर देगा, माइनस कम कर देगा। क्यों, यही निम्नतम है, ये सबसे मिनिमम है। क्यों निम्नतम है भैया, क्योंकि cos में अभी हमने देखा था कि cos थीटा में क्या मिलता है भाई, तो -1 से +1 की वैल्यू वेरी करती है। cos थीटा कहां से कहां तक, -1 से +1, तो -1 पे निम्नतम और +1 पे अधिकतम, -1 पे निम्नतम और +1 पे अधिकतम, तो ये मिल गया मुझे। ये कब है, तो परिणाम निम्नतम होगा जब cos थीटा कैसा हो, मिनिमम हो, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो, -1 हो, अर्थात थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, अर्थात सदिश कैसे हो, असमांतर हो। कैसे हो जाएंगे, असमांतर का मतलब क्या है, ये ऐसा बनाइए, या एक वेक्टर इधर चल रहा है, एक वेक्टर इधर चल रहा है, ये P वेक्टर इधर की तरफ, Q वेक्टर इधर, Q वेक्टर इधर की तरफ, है ना, दोनों में देखेंगे तो ये कैसे, पैरेलल तो है, एंटी पैरेलल है, कैसे, एंटी पैरेलल, एक दूसरे के जस्ट विपरीत है, तब ये चलेगा। अर्थात जो मिनिमम होगा वो क्या हो गया, P - Q मॉड्यूलस। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अमाउंट की सिर्फ से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, P - Q। ये आपको जैसे जनरली अपने फोर्स में पढ़ के रखे हैं ना भाई, क्या अगर 2 न्यूटन का फोर्स और ये 3 न्यूटन का फोर्स, एक 2 न्यूटन का फोर्स इधर ही लगा रहा है, दूसरा 3 न्यूटन का फोर्स उधर ही लगा रहा है, दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, तो दोनों बल जुड़ जाते हैं ना, 5 न्यूटन हो जाते हैं। अगर ऐसा हो कि एक 3 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहा हो, एक 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हो, मतलब एक 3 न्यूटन का इधर और 2 न्यूटन का इधर, तो क्या करते हैं, 3 न्यूटन - 2 न्यूटन, अल्टीमेटली 1 न्यूटन का फोर्स, ठीक है ना। तो मतलब ये दूसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन जो इसके अंदर बनती है वो क्या बनती है भाई, जब दोनों लंबवत हो। जब दोनों लंबवत हो गए तो क्या करेंगे भाई, तो यहां पर लिखूंगा मैं रिजल्टेंट, यहां पर लिखूंगा मैं रिजल्टेंट R वेक्टर इज इक्वल्स टू √, वही P² + Q² + 2PQ cos थीटा, और cos 90 डिग्री है, और cos 90 की वैल्यू होती है भैया 0, कितनी होती है, 0। तो ये कितना बन गया, ये बन गया P² + Q², खत्म, आगे की पिक्चर, R वेक्टर, ठीक है, ये बन गया मेरा R वेक्टर।
मतलब यहां से समझ में आ गया मुझे कि भाई ये तीन केसेस यहां पर देखने को मिल गए। एक कप जब दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रही है, एक कप जब दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रही है, और एक कप जब दोनों एक दूसरे के लंबवत लग रही है। ठीक है ना, ये पूरे केसेस जो बने हैं ये ऐसा कह सकते हैं कि मतलब पहले से ये ज्ञात केसेस होते हैं। जनरली जब कभी इस तरीके की बात आती है हमारे क्वेश्चन में तो हमारे दिमाग में ये सारा पिक्चर चल जाता है कि किस में क्या हो रहा है, मतलब इसमें मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा कि जीरो चलेगा। ठीक है ना, तो चलिए होपफुली कि आपको यहां तक की पूरी पिक्चर, पूरी बातें समझ में आई है भाई। अब जरा हम बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन पे। अब जरा इसी चीज को हम देख लेते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में, मतलब इनको लाइंस के जरिए। ठीक है ना, जहां से हम फिजिकल मीनिंग समझ सके कि ये वेक्टर्स किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमें ये बात क्लियर हो ही चुकी है कि वेक्टर का अल्टीमेटली मतलब क्या है भाई, ये किसी न किसी सदिश राशि को निरूपित कर रहे हैं। तो एक दो कंडीशन समझते हैं जो हमने अभी स्टडी करी। हमने क्या क्या देख लिया, हमने एक चीज देखा कि जब दो समतलीय ऐसे सदिश हो जो दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, जैसे देखिए एक Q इधर ही लग रहा है, यहां पर P भी इधर ही लग रहा है। अगर ये दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो ये मिलेगा, रिजल्टेंट R। और यार कितना मिलता है भाई, तो ये मिलता है P प्लस Q। R कितना मिलता है, P प्लस Q। ये कब की कंडीशन है, तो इन दोनों वेक्टर्स में देखिए दोनों समानांतर वेक्टर्स हो गए, मतलब P और Q दोनों एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और थीटा 0 डिग्री आया था तो हमको क्या मिला था, हमको मिला था ये मैक्सिमम। PQ कैसा मिला था, मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक इसी तरीके से हमने एक और केस किया कि भाई P और Q है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। P और Q के बीच में कितना है, 90 डिग्री। तो जो मेरा रिजल्टेंट होता है वो कितना था, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90 डिग्री। एंड cos 90 इज 0। cos 90 इज हाउ मच, 0। cos 90 0 हुआ तो मेरे को क्या मिला, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे कि हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखा था, ये एग्जैक्ट सेम है ना 90 डिग्री के लिए। एंड जब हम 180 डिग्री की बात करते हैं तो देखिए कोई है जो यहां से चल करके यहां तक पहुंचा, यहां से चल के यहां तक पहुंचा, एक वेक्टर है P यहां तक पहुंचा और यहीं से वापस आ गया Q। अब इसको अलग अलग क्यों बना रहे भाई, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू, दोनों की मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना। इसकी मैग्नीट्यूड अलग, इसकी मैग्नीट्यूड अलग, इसकी संख्यात्मक मान अलग, इसकी संख्यात्मक मान अलग। लेकिन ये जहां से खत्म किया था वहीं से ये दूसरा वाला स्टार्ट हुआ। तो न्यूमेरिकली मतलब इसको अगर आप वेक्टर जैसा ना महसूस कर रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज जैसा महसूस कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि भैया इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना होता है भाई, तो इन दोनों का जोड़ मतलब ये और ये दो लाइन है, दो मैग्नीट्यूड, इनको जोड़ेंगे तो मुझे कितना मिलने वाला है, तो दोनों का योग मिलेगा, यानी जो परिणाम आने वाला है वो ज्यादा होगा। मान लीजिए 2 यूनिट पे था और ये 3 यूनिट पे, तो अल्टीमेटली कितना आएगा, 2 + 3 5 यूनिट पे ना, तो ग्राफ तो ऊपर ही उड़ जाएगा ना। ठीक है ना, नॉर्मली भी अगर आप देखते हैं, मतलब मैं वेक्टर वेक्टर क्या छोड़ दीजिए, एक यहां पे लाइन है, एक यहां पे लाइन, इन दोनों लाइनों को जोड़ूंगा तो यहां कहीं आएगा और बढ़ेगा क्या क्या भाई, तो ये जो Q था वो तो रहेगा ही P, ये दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होंगे, ये देखिए ऐड होकर के इससे इतना एक्स्ट्रा ही दिख रहा है। ये जो मेरा P था, इस P से इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा दिख रही है। ये अल्टीमेटली इस वैल्यू की बात करूं तो ये किसके बराबर होगी, ये Q के बराबर होगी। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट में जो दिख रही मतलब परिणाम रूप से भी बढ़ेगा। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये भी देख करके चलेंगे, आपको क्या महसूस होता है, यहां पे आपने पढ़ा है ना कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये जो होता है कर्ण बराबर वो क्या होता है भाई, तो आप कहते हो ना आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे बना था, कैसे वो वैलिड है, कैसे बना था। अब ये बात तो क्लियर होगी ना, ये पाइथागोरस थ्योरम की डेरिवेशन ही तो हो गई अल्टीमेटली। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि P यहां तक गया, इसमें से Q को माइनस कर दूंगा तो Q इतना माइनस हो गया, बचेगा कितना, यही इतना सा सेगमेंट बचेगा ना, ये R, ये R इतना सा ही तो बचेगा। अब बारी किसकी है भाई कि यहां पर मुझे कितने डिग्री मिल रहा, 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री मिलता है मुझे तो R क्या मिल जाएगा भाई, R मुझे मिल जाता है यहां पर P माइनस Q। ठीक है, क्या मिलता है, P माइनस Q, और इसको ही हम कहते हैं क्या, R मीन। ये मिनिमम है R की वैल्यू, ये कैसी वैल्यू है, R की मिनिमम वैल्यू। अच्छा, हम जो लिखते हैं रिजल्टेंट वो अल्टीमेटली हम जोड़ते ही हैं, हम यहां माइनस नहीं करते, हमें अल्टीमेटली P प्लस Q ही करे, जोड़ रहे हैं। लेकिन मुझे पता है cos थीटा आएगा तो ये क्या कर देगा, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 और वो इसको सबट्रैक्ट कर देगा।
तो मतलब फाइनली मुझे एक बात समझ में आई। वो बात क्या समझ में आई भाई? वो बात ये समझ में आई कि जब दोनों को 0 डिग्री पर रखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, और 180 डिग्री पर रख रहे हैं तो ये मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। मतलब ऐसा कह सकता हूं मैं कि एक वेक्टर कुछ इस प्रकार से समझिए, एक वेक्टर है हमारे पास में, ठीक है, ये बिल्कुल यहां पे, ये इसी के लाइन में है, ये दोनों एक ही लाइन में 0 डिग्री पर हैं, तो ये मैक्सिमम है। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इसको क्या करना है, जैसे जैसे इसको ऊपर की तरफ बढ़ाऊं, इसको ऊपर बढ़ाया, तो ये कंपैरेटिवली वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, कम हो रही है, और ऊपर ले जाऊंगा और कम होगी। 90 डिग्री पर ले आया, एक मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर मैंने इसको यहां तक लेकर के आया तो ये और कम हुई, 180 डिग्री पर ले आया और कम हुई, और 180 डिग्री में 120 डिग्री पर आया तो और कम हुई, और 120 डिग्री में तो एक पिक्चर भी समझाई थी कि अगर मान लीजिए ये भी ए वेक्टर और ये जो दूसरा चल के जा रहा है ये भी ए वेक्टर होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस ए वेक्टर के बराबर ही हो जाएगा जो 120 डिग्री पे हो। खैर हम इसको छोड़ते हैं, अभी हम बात करना ये चाह रहे हैं कि एक वेक्टर यहां पर रखा हुआ है, दूसरा वेक्टर ये है, तो दोनों का जो परिणामी है ना, इसको P मान लीजिए, ये Q है, ये Q को ही घुमा रहा हूं, एक बार यहां ले आया, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, तो धीरे धीरे Q और P का जो रिजल्टेंट है, जो इन दोनों का परिणामी वेक्टर, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जब मैं इसको घुमाता घुमाता यहां ला दिया बिल्कुल 180 डिग्री पे, तो ये कंडीशन हो गई कि यहां पर मिनिमम हो गया। यहां पे कैसा मिलने लग गया इनका रिजल्टेंट, इसका परिणाम मिनिमम, न्यूनतम। तो यही इस ग्राफिकल मेथड से हम यहां पर शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड ऑन हो जाएंगे, अगर दोनों 90 डिग्री पर है तो इनका रिजल्टेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा, एंड अगर वो 180 डिग्री पर है तो वो आर मीन निकलेगा पी माइनस क्यू, मॉड्यूलस ऑफ पी माइनस क्यू। अच्छा, ये बातें से अब समझ में आ गया होगा उसका फिजिकल मीन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे दो वेक्टर्स के लिए। मतलब क्या क्या समझ में आया है भाई? तो हमको ये समझ में आया कि दो लोग एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, दो लोग एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पे, तो वो वस्तु मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ में कुछ इस तरीके से, देखिए ये इसका जनरल मीन कह सकते हैं, या आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको पढ़ना ही है हमको। एक F1 इधर लग रहा है, इसी दिशा में एक और आ गया और F2 लगना शुरू हो गया, दो लोग एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं भाई? तो आप कहोगे नहीं नहीं, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों से मदद मिल रही है। लेकिन वही मैं ऐसा कहता हूं, ऐसी कुछ कंडीशन है, एक व्यक्ति इधर से धक्का लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति इधर से धक्का लगा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहे, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। यहां पर जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, F1 माइनस F2, मॉड लगा देता हूं ताकि पॉजिटिव निकले। हो सकता है ये बड़ा हो ये छोटा हो, या फिर सेकंड वाला बड़ा हो फर्स्ट छोटा हो। इस कंडीशन में मैं कहता हूं तो दोनों एक ही दिशा में है ना, दोनों की साइन जो होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, तो F1 प्लस F2। यहां पे मैंने माइनस F2 लिखा, इसका मतलब सिंपल सा समझ में आता है, माइनस F2 का ये माइनस शो करता है विपरीत दिशा। किसके विपरीत दिशा भाई? तो मैं कहूंगा जो मेरे पास F1 है उसके विपरीत दिशा को शो करा, और उस नेगेटिव का कोई लेन देन नहीं है। चलिए, तो अब इसका फिजिकल मीन और इसका प्रैक्टिकल मीन भी समझ में आ गया कि ये आखिर क्यों कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और अब जरा डिस्कस करता हूं मैं यहां पे कि भाई ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए हैं, है ना, इनका और मतलब कौन कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन में क्या संभावनाएं होंगी, मतलब जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम मेरे पास आएगा, उससे क्या क्या एनालाइज करूंगा मैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट तो मैं बात करता हूं कि अगर आर मीन, मिनिमम आर की जो वैल्यू आ रही है पी माइनस क्यू, जहां थीटा कितना था भाई 180 डिग्री, इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये पी और क्यू कभी बराबर मैग्नीट्यूड के नहीं होंगे। ये पी और क्यू कभी भी बराबर मैग्नीट्यूड के नहीं हो सकते, क्योंकि आर मीन जीरो नहीं हो सकती कभी। जो रिजल्टेंट, मिनिमम जो रिजल्टेंट है वो जीरो कभी नहीं हो सकती। तो क्या ऐसा जरूरी है कि हर कंडीशन में? तो भैया हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी भी कंडीशंस होगी जहां पर मुझे देखने को मिलेगा कि रिजल्टेंट विल बी जीरो, लेकिन यहां इस कंडीशन के लिए अगर मैं कहता हूं तो ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, अर्थात दो सदिशों का जिनका परिणाम समान नहीं है उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता। अगर ये P और Q दोनों जब बराबर नहीं है तो इनका परिणाम कभी शून्य नहीं हो सकता, कभी नहीं। दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण सेम नहीं है, तो वो कभी जीरो हो सकते हैं क्या? मैं ऐसा कहता हूं कि भैया ये F1 इधर से लगा रहा है, F2 इधर से लगा रहा है,
इसको मैं कह देता हूं ये 2 न्यूटन का है और ये 3 न्यूटन का है, क्या रिजल्टेंट विल बी 0? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। रिजल्टेंट कब 0 हो सकता था? जब F1 बराबर हो जाता किसके? F2 के। मॉड्यूलस लगाता हूं, दिशा तो नहीं। F1 और F2 दोनों एक दूसरे के अगर बराबर हो जाते, 3 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का इधर से, तो भैया ये तो 0 हो सकता है। लेकिन बाकी किसी केसेस में, जो केसेस अभी अपने सामने गिवन है कि भाई अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तब आपका कभी रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो cos थीटा था ना, अभी जो हम लिख रहे थे r वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या लिख रहे हैं? यही तो a वेक्टर का स्क्वायर प्लस, या a वेक्टर नॉर्मली लिख लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही तो लिख रहा हूं ना मैं, यही तो लिख रहा हूं। और अभी मैंने आपको जितनी भी बातें सिखाई, मैंने क्या सिखाया कि थीटा जो है अगर वो 0 डिग्री है तो यहां पे मेरे को आर मैक्स देखने को मिल रहा है, और आर मीन कब देखने को मिल रहा है भाई? जब थीटा विल बी 180 डिग्री। मतलब ये पूरा गेम कौन चेंज कर रहा है? cos थीटा, क्योंकि cos 0 पे 1 होता है, cos 0 1 होता है, एंड cos 180 -1 होता है। ये पूरा पिक्चर जो चेंज कर रहा है ना, ये पूरा पिक्चर चेंज कर रहा था भैया कौन? cos थीटा। पूरा पिक्चर cos थीटा चेंज कर रहा था। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर ए बी बराबर नहीं हुआ कभी, ए बी, उसी तरीके से यहां पर जो नंबर्स दिए ये घटक के रूप में, जो हम घटक के लिए लिख रहे हैं, मतलब उसके कंपोनेंट्स के रूप में ये लिख रहे हैं, और ये हम साइड्स के रूप में लिख रहे हैं। पी क्यू जो हम लिख रहे हैं वो साइड्स के रूप में लिख रहे हैं, ए और बी जो लिख रहे हैं वो उसके घटक के रूप में, उसके कंपोनेंट्स के रूप में। खैर, तो अगर ये दोनों पॉइंट्स अगर सेम नहीं हुए, दोनों वेक्टर्स अगर सेम नहीं हुए, तो कभी भी ये आर मीन 0 नहीं होगा। cos थीटा अपने आप से इन दोनों को 0 नहीं कर सकता कभी भी। आगे बढ़ते हैं, और क्या कंडीशंस होगी? कम से कम 3 असमान परिणाम वाले सदिश होने चाहिए जिनका योग 0 हो सकता है। कितने होने चाहिए भैया? 3 होने चाहिए। कितने? 3 होने चाहिए। और 3 भी कैसे? तो देखिए, जैसे पी क्यू आर इक्वल्स टू 0, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू 0 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। मतलब यहां पे मुझे यह समझ में आता है कि आर को यही रखिए, इन दोनों के इधर भेजिए, तो माइनस ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो नेगेटिव ऑफ क्या होगा? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। मतलब एक कंडीशन समझ में आई क्या? यह दर्शाता है कि यदि 3 सदिशों का योग 0 हो, तब हो सकता है जब एक सदिश बाकी बचे हुए दोनों सदिशों के योग का ऋणात्मक होता है, तो दिए गए सदिश समतलीय। एक और कंडीशन समझ में, क्या क्या समझ में आया भाई यहां पे? तो यहां पर कुछ बातें इस प्रकार से समझ में आ रही है। 3 3 3 3 3, अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और तीसरा वेक्टर ये है ना, ये अगर मैं कह लेता हूं P, इसको मैं कह लेता हूं Q, और ये है मेरा R, तो R की दिशा क्या हो कि वो 0 हो जाए? तो भाई ये P और Q की दिशा क्या है? तो P और Q की जो दिशा होगी वो तो ये होगी। P और Q की दिशा क्या होती है? ये बनेगी, जो R की दिशा अभी दिख रही है। मतलब आपको ये बात समझ में आता है ना कि किसी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने ये तो देखा कि 2 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, जो उनका परिमाण होगा, वो हमेशा ही उसका जो परिमाण और उसकी जो दिशा है वो तीसरी भुजा से निरूपित की जाएगी। तो ये तीसरी भुजा जो डायरेक्शन दिखा रही है, यही डायरेक्शन क्या होगा? इन दोनों का सम। लेकिन अगर मैंने इसको बदल करके ऐसा कर दिया, तो ये तो R नेगेटिव ऑफ R हो जाएगा। अब आप नेगेटिव ऑफ R इज इक्वल्स टू लिखिए P प्लस Q, या फिर मैं कहता हूं R इक्वल्स टू लिखिए नेगेटिव ऑफ P प्लस Q। क्या 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 दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव ऑफ R इक्वल्स टू P प्लस Q लिखे या R इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ P प्लस Q लिखे, दोनों में कोई समस्या नहीं। अर्थात ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अगर ये तीनों समतलीय हुए तो इस कंडीशन में जो इनका योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए, तो मतलब ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ता हूं मैं। 3 असमतलीय सदिशों का परिणाम कभी 0 नहीं हो सकता। अभी मैंने जो डिस्कस किया था, जो इससे मैंने बात करी थी, ये R इक्वल्स टू P प्लस Q जो लिख रहे थे, ये 3 असमतलीय अगर हो गए तो 0 नहीं होंगे। एक ही समतल में होंगे तो 0 होंगे, असमतलीय हो गए 3 वेक्टर्स तो 0 नहीं होंगे। उसके लिए 4 लोग लगेंगे। 4 सदिश अगर असमतलीय आएंगे तो वो 0 हो सकते हैं, लेकिन 3 असमतलीय कभी भी 0 नहीं होंगे।
3 को शून्य कराना है तो एक ही समतल में रखना पड़ेगा, एक ही प्लेन में होंगे। और 4 अगर आ गए तो भैया 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, निम्नतम 4 असमतलीय सदिश होंगे जिनका योग्य शून्य हो सकता है, लेकिन 3 असमतलीय सदिश का परिणाम कभी शून्य नहीं होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से एक और पॉइंट हम यहां से निकाल के ले आते हैं कि सदिश का व्यवकलन एक सदिश में ऋणात्मक सदिश का योग है। किसी चीज को घटाने की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो घटाना अल्टीमेटली क्या होता है, तो मैं तो कहता हूं कि डायरेक्शन पलट के जोड़ दीजिए। किसी चीज को घटाने का मतलब क्या है, उसका डायरेक्शन रिवर्स करके ऐड करना। ठीक है ना, कोई भी चीज अगर घटाई जा रही है उसका मतलब है डायरेक्शन रिवर्स करके ऐड कर दीजिए। अब डायरेक्शन रिवर्स करके ऐड करने का क्या मतलब हुआ, तो भाई कुछ इस तरीके से देखिए, अगर मैं यहां से शुरू करूं कि भैया सबट्रैक्शन कैसे होगा, तो मैं लिखता हूं P माइनस क्यू लिखना है ना, P वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। कैसे लिखूंगा, P प्लस नेगेटिव ऑफ क्यू वेक्टर, P प्लस नेगेटिव ऑफ क्यू वेक्टर। अच्छा, रिजल्टेंट पे क्या असर पड़ेगा, तो मुझे पता है रिजल्टेंट जो होता है वो क्या बनता है भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, ये होता है ना। देखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, और ये अंडर रूट होता है, इस अंडर रूट को मैं पावर 1/2 लिख लूं तो कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। ये अंडर रूट को पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना, चलिए ठीक है। लेकिन अब बात क्या हुई, जो हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था भाई, तो डिस्कस यही किया था कि हमको हमेशा एंगल जो कैलकुलेट करने होते हैं, एंगल जो लिए जाते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं एंगल्स को। यहां पे अगर मेरे पास में एक वेक्टर है, ये पी वेक्टर, ये पी वेक्टर है, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड किया, और ये मेरा अब क्यू वेक्टर है। जब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहा था तो ये देखिए, ये मेरा पी वेक्टर था और ये मेरा क्या था, ये मेरा क्यू वेक्टर था। तो यहां पर ये मेरा थीटा बन रहा था और ये मुझे एड ऑन होकर के मिल रहा था क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। किंतु यहां पर अभी क्या हुआ कि पी इधर है, अगर क्यू पॉजिटिव ऊपर है, ये क्यू पॉजिटिव ऊपर है, तो क्यू नेगेटिव हमेशा किधर होगा, नीचे की तरफ। क्यू पॉजिटिव इधर ऊपर तो क्यू नेगेटिव नीचे, तो ये बन गया दिया इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ। लेकिन एंगल तो हमेशा ऐसे ही लेंगे ना भाई, ये वाला, ये थीटा, अब ये हो गया थीटा, तो फिर क्या बचा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बचा वो क्या बचेगा, 180 माइनस थीटा। अब बोलोगे क्यों 180, ये देखो ना, ये पूरा 180 डिग्री है, इसमें से ऊपर वाले थीटा को माइनस कर देता हूं, क्या बचेगा 180 माइनस थीटा। ये पूरे में से इस थीटा को माइनस किया, 180 माइनस थीटा। अब क्या करूं भाई, तो ये कॉस थीटा की जगह पे इसी बात को रखनी है, क्या रखनी है भाई, तो देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। एंड कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, तो 180 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, आपको क्वाड्रेंट भी फिर से ध्यान में दिला दूं, यहां पर अभी जस्ट हमने बात की थी, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये कितना होता है 270 डिग्री। यहां पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। यहां पे जब मैं बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव हो सकता है, और साइन मतलब कॉजेक भी है ना, 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉजेक थीटा, तो मतलब कॉजेक भी। यहां पे 180 से 270 का ये पूरा इलाका tan का है, और ये किसका है भाई, कॉस का है। अर्थात 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई, तो 180 माइनस थीटा यही क्वाड्रेंट है ना, ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस, टैन, कॉट, सेक ये सब नेगेटिव। साइन का मतलब जो कॉसेक होता है इसका रेसिप्रोकल वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब इस सेगमेंट में क्या होंगे, नेगेटिव। तो मतलब कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको हटाता हूं। अब मुझे क्या समझ में आया यहां से, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे क्या लिख लिया, 2pq, ये 2pq एज इट इज कॉस थीटा, लेकिन नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस को बाहर रख लिया। क्या बन गया, आर वेक्टर जो मुझे अब मिलेगा वो मिलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा अंडर रूट ऑफ, है ना, पावर में 1/2 है मतलब अंडर रूट।
मतलब क्या समझ में आया आपको? सब्ट्रैक्शन करने पे कुछ अलग बना क्या? नहीं, सब्ट्रैक्शन सेम ही हो रहा है भाई। सब्ट्रैक्शन जो उसमें से घटाव है, दो सदिशों का घटाव की जब बात करेंगे तो घटाव का मतलब ही जोड़ करना ही है, बस डायरेक्शन पलट के जोड़ करना है, इसकी दिशा बदल करके हमको योग करना है। तो दिशा बदल करके हमने यहां पर योग कर दी, ठीक है। मतलब दो सदिशों का अगर व्यवकलन की बात करते हैं, दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालने की बात करते हैं तो क्या डिफरेंस मिला भाई? तो डिफरेंस मुझे मिला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। फिर से देखिएगा तो थीटा तो यही वाला है ना, थीटा तो वही वाला है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, जरा इसके रिजल्ट की और बात करते हैं। तो मुझे यहां से समझ में आता है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता, एडिशन करता है। एडिशन में हमने क्या लिखा हुआ है? एडिशन में लिखा हुआ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल्स टू q वेक्टर प्लस p वेक्टर। ये चलेगा, ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। p वेक्टर माइनस q वेक्टर विच इज इक्वल्स टू q वेक्टर माइनस p वेक्टर, ये नहीं चलेगा भाई, ये गड़बड़ हो जाएगा। मतलब सदिशों का व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं होता है, इसके ऑर्डर्स नहीं पलट सकते हैं। ऑर्डर्स पलटेंगे तो नेगेटिव साइन लेकर के आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, ये मॉड लगा दूंगा तो ये सेम हो सकता है, लेकिन अगर ये मॉड नहीं लगा रहा हूं तब, अगर मैंने यहां पे मॉड नहीं लगाया तब, तो मॉड नहीं लगाया तो भैया ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से अब इससे मतलब जो हमारा डिफरेंस है इसको यूज कहां करते हैं? तो इसको यूज इस तरीके से कर सकते हैं कि कहीं पर भी परिवर्तन निकालना होगा, मतलब भौतिक राशियों के बीच में अगर परिवर्तन निकालना होगा तो भौतिक राशियों का परिवर्तन हमेशा कैसे मिलता है भाई? तो अंतिम सदिश में से प्रारंभिक सदिश को माइनस कर दीजिए, अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश कर दीजिए, आप वहां से हमेशा ही निकाल पाएंगे क्या? परिवर्तन। जैसे हम वेग की बात करते हैं तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो क्या होता है? अंतिम पोजीशन माइनस प्रारंभिक पोजीशन। देखिए जरा एक बार देखते हैं इसको। एक सदिश भौतिक राशि में परिवर्तन का अर्थ है इसके अंतिम सदिश में से प्रारंभिक सदिश का व्यवकलन करना, घटाना। जैसे वेग में परिवर्तन निकालना तो क्या लिखेंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग में अगर परिवर्तन लिखना है तो क्या लिखेंगे? v वेक्टर माइनस u वेक्टर। अंतिम वेग को v से और प्रारंभिक वेग को किससे? u से डिनोट करते हैं। ये तो समझ चुके ही है भाई, हमारा एक चैप्टर सरल रेखा में गति खत्म हो चुका और वहां पे हम इसकी बात कर चुके हैं, बस उसको वेक्टर में लेकर के आने की अब कोशिश है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। चलिए, तो मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या समझ में आया भाई? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ भी अंतर नहीं है, वो दोनों ही सेम चल रहे हैं, बस डिफरेंस इतना है कि जब सब्ट्रैक्शन की बात होती है तब दूसरा वाला वेक्टर अपनी दिशा बदल करके जुड़ जाता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करके ऐड हो जाता है। आइए अब जरा इनको घटक के रूप में देखते हैं, मतलब इसके कंपोनेंट्स के रूप में देखते हैं। अभी तो हमने पी क्यू के रूप में देखा, अब इसके कंपोनेंट्स मतलब अब तीन वेक्टर्स लेते हैं या दो वेक्टर्स लेते हैं, पहले उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली हम तीन वेक्टर्स लेंगे, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या रिजल्टेंट में अंतर पड़ रहा है। आइए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट, यदि दो सदिश घटक रूप में उपस्थित है तो उनके मध्य योग तथा व्यवकलन होता है। क्या क्या हो सकता है भाई? उनके बीच में या तो जोड़ सकते हैं दो घटक के रूप में, या तो वो जुड़ेंगे या फिर क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्या क्या होता है? तो देखिए एक सिंपल सा कहानी। इस चीज को सीखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात सिखाता हूं, और है कुछ नहीं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख लेता हूं क्या भाई? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, 2 3 4। अच्छा, बी वेक्टर अगर मैं लिखता हूं तो मैं ये लिख लेता हूं, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब मुझे इसका क्या निकालना है? तो मुझसे कहा गया कि इन दोनों का योग निकालिए। क्या करना है? योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए कुछ भी नहीं भैया, शुरू हो जाइए, क्या लिखेंगे? a वेक्टर प्लस b वेक्टर कंपोनेंट्स के रूप में। तो कंपोनेंट्स के रूप में कुछ नहीं है, i और i को एक साथ रखे, यहां पे कुछ भी नहीं दिया, मतलब 1 है, तो मतलब मैं लिख सकता हूं ना 2 प्लस 1 i कैप प्लस 3 प्लस 2 j कैप, बहुत आसान है भाई, प्लस 4 प्लस 3 k कैप। ये इसकी पूरी थ्योरी थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी अटपटी आपको लग सकती है,
क्योंकि ये क्या होता है कि यहां पर ये अभी हमने इस तरीके के कोई कैलकुलेशन देखे नहीं होते तो हम एनालाइज जल्दी नहीं कर पाते। बट परेशान नहीं होना, ये सब कुछ एनालाइज आप बहुत आसानी से करेंगे। देखिए अब हम उठा ले रहे हैं अपने एक क्वेश्चन को, एक एग्जांपल को, जिससे कि आप रिलेट कर लेंगे। तो भैया आप रिलेट कीजिए ना, आपको क्या समझ में, आई को आई में जोड़ दिया, जे को जे में जोड़ दिया, के को के में जोड़ दिया, खत्म। माइनस भी कर रहे होंगे तो यही काम कर रहे होंगे। क्या अगर यहां पे मैं निकाल रहा हूं इसका क्या व्यवकलन, तो क्या करेंगे भाई, इसमें से इसको माइनस, मतलब क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या मिल जाएगा मुझे, तो सिंपली 2 - 1 आई कैप प्लस, ठीक है, 2 - 1 आई कैप प्लस, यहां पे अगला जो मिल जाएगा मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिल जाएगा 3 - 2 जे कैप प्लस 4 - 3 के कैप। ठीक है, क्या मिल गया मुझे, इनमें जो बीच के टर्म्स होते हैं ये थोड़ी सब्ट्रैक्ट होंगे, ये तो प्लस ही लिखते हैं ना, मैंने बोला था ना साइन इन्वर्ट करके ऐड कर दीजिए, तो ये तो किया। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है रिजल्ट, तो रिजल्ट आपको दो मिल जाएंगे। एक रिजल्ट आपको यहां से मिल गया होगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। और उसी तरीके से अगर यहां से बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 - 1 कितना बचेगा, 1 आई कैप प्लस 3 - 2 जे कैप, मतलब कितना जे कैप, 3 - 4 - 3 मतलब क्या, प्लस के कैप, माइनस हो गया, अभी सब्ट्रैक्ट हो गया। मतलब आपको क्या समझ में आया, अगर यहां पर एडिशन का साइन तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन का तो सब्ट्रैक्शन, कौन, अब यहीं पे इसको रिलेट कर लेता हूं मैं, मान लीजिए ये मान लेता हूं ax प्लस ay प्लस az, ax प्लस ay प्लस az, ये ax ay, ठीक है, प्लस az के कैप। वैसे ही अगर इसकी बात करेंगे तो bx by एंड bz। अच्छा, अब अगर इनको क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, ax प्लस bx, ये जो मैंने कॉमन रख के बता, ax प्लस bx आई कैप, फिर इसके बाद क्या मिलेगा भाई, तो ay प्लस by जे कैप, az प्लस bz के कैप, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको कॉमन क्या मिलेगा, आई जे के, उनको बाहर रखिए। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ax माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी वाई, और ए जेड माइनस बी जेड। तो मतलब एक ही फॉर्मूले में जब लिखा तो उसको क्या लिख दिया, प्लस माइनस ऑफ ax प्लस ये a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, क्या मिलेगा भाई, ax प्लस माइनस ऑफ bx आई कैप प्लस ay प्लस माइनस ऑफ by जे कैप प्लस az प्लस माइनस ऑफ bz के कैप। अच्छा, तो अब हमारे पास ये रिजल्ट पहुंच गया कि यदि हमारे पास तीसरा सदिश सी घटक के रूप में भी उपस्थित हो, ये तो दो लोगों के लिए है, ये किसके लिए भाई, दो लोगों के लिए। मेरे पास अगर तीसरा घटक हो, जैसे मैंने वहां तक में बात करी तो दो की बात करें, तीसरा हो मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो तीसरा हो तो उसके भी उपरोक्त दोनों सदिशों के योग तथा व्यवकलन में योग व व्यवकलन किया जा सकता है। जैसे सी वेक्टर को लिखना है सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, सी वेक्टर क्या है, सी एक्स सी वाई एंड सी जेड आई जे के कैप। तो इनको किस तरीके से ऐड करें, तो कुछ मत करिए भाई, उसको और उसमें एडिशनली लिख दीजिए। जैसे a प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ सी वेक्टर मुझे करना है, तो मुझे क्या करना होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे कैप, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड के कैप। अच्छा, अगर नेगेटिव के लिए आए तो ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करेंगे तो ए वाई माइनस बी वाई माइनस सी वाई, इसी तरीके से बात करेंगे जेड की तो ए जेड माइनस बी जेड माइनस सी जेड के कैप, ठीक है ना। मतलब 3 की बात करेंगे तो 3 आ जाएंगे, 4 की बात करते 4 आते। अब इनमें जो इनका मैग्नीट्यूड निकालना होता है सिर्फ परिणाम वेक्टर्स का, वो कैसे निकलता है भाई, तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये जिस किसी का भी निकालना हो, जैसे मान लीजिए ए के लिए निकालना हो तो ये, बी के लिए इसी तरीके से निकालना हो, बी मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, तो कैसे निकलेगा भाई, अंडर रूट ऑफ बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। अगर सी वेक्टर का निकालना है तो क्या करेंगे, अच्छा इनको वेक्टर भी पहना देते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा cx का स्क्वायर प्लस cy का स्क्वायर प्लस cz का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब इनको क्या करना है भाई, इनके जो भी कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं उनको स्क्वायर करके और जोड़ दीजिए, रूट लगा दीजिए। एक एग्जांपल रख लेते हैं और जरा उससे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप, और प्लस इसमें रख लेते हैं कोई सा भी एक नंबर रख लेता हूं मैं, 5k कैप रख लेता हूं, ठीक है। क्या बन जाएगा भाई ये, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, मतलब मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड दीजिए, इसका सिर्फ परिणाम दीजिए, बाकी और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या काम करना था, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बस 3 और 4 और 5 इन तीनों के क्या करना है, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए। ये अल्टीमेटली मेरे हिसाब से ये हो गया अपना 9, ये हो गया 16, ये हो गया 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया, तो ये हो गया भैया 50, अंडर रूट ऑफ 50, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 50, 50, मतलब 7 7 49 हो जाता है ना, 7.01 समथिंग अप्रॉक्स, है ना, ऐसा लिख लेता हूं। ये करीब करीब किसका मिल गया, मुझे मिल गया मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। इसी तरीके से अगर सिर्फ 2 लिखे होते, जैसे मान लीजिए मैं निकाल लेता हूं बी वेक्टर, अगर कहीं पे दिया हो, मुझे दिया गया 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसको अगर मुझे निकालना है मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, तो कैसे निकालूंगा भाई, तो यहां पे मुझे यही काम करना है, क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 9 प्लस 16, मतलब हो गया ये मेरा अंडर रूट ऑफ 25, मतलब ये आ गया 5, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम इसके मैग्नीट्यूड्स निकाल सकते हैं। अब यहां पे क्या है भाई, तो यहां पर मुझे दिख रहा है फाइनल रिजल्ट का ax प्लस माइनस ऑफ bx प्लस माइनस ऑफ cx, तो एक नंबर ही आएगा ना फिक्स, वो नंबर आपको यहां पे मिल जाएगा, उसका आपको करना है स्क्वायरिंग, ऐड कर दीजिए, इसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, तो इसका मिल जाएगा आपको रिजल्टेंट वैल्यू, ठीक है ना, इसकी और रिजल्टेंट वैल्यू आपको इजिली यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की बातें आपको अब क्लियर होगी, हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, एंड अब जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ कंडीशंस को। कैसी भाई, तो कुछ एग्जांपल्स के जरिए। क्या है कंडीशन, तो कह रहे हैं किन परिस्थितियों में 2 सदिशों का योग व अंतर समान होता है। कौन सी ऐसी कंडीशन है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही समान होगा, 2 वेक्टर्स को जोड़ूं या घटाऊं रिजल्ट सेम आएगा, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी। तो मेरे से यह कहा जा रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ p प्लस क्यू करूं, ठीक है, वो बराबर हो किसके भाई, p माइनस क्यू के, ये दोनों ही कंडीशन में बराबर है। तो ये क्या हो सकता है भाई, तो मैं तो कहता हूं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। देखिए कंडीशन में निकाल के देता हूं आपको, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो आपको यहां से क्या मिलेगा, यहां से मैं मॉड्यूलस हटा देता हूं, अब स्क्वायरिंग कर ही रहा हूं, p प्लस क्यू का स्क्वायर इधर से मिलेगा मुझे p माइनस क्यू का स्क्वायर, p प्लस क्यू का स्क्वायर क्या मिल जाएगा भाई, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और यहां से क्या मिल जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। अब क्या समझ में आता है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गए, अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा भाई, तो ये पूरा कैंसिल होने के बाद मुझे मिल जाएगा 2pq इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2pq। भाई ये तो कैंसिल ना, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, इससे कैंसिल। अच्छा करके बता दो, लो भैया आ जाओ, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इन सभी को इधर लाइए, माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 0। अब तो एग्री, अब तो खुश, लो भैया हो जाओ खुश, ये दोनों को उड़ा दिए। क्यों भाई, क्योंकि ये प्लस p स्क्वायर है, ये माइनस p स्क्वायर, ये प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस क्यू स्क्वायर। अब बचा क्या यहाँ पे, तो 2pq प्लस 2pq इज इक्वल टू 0, अल्टीमेटली 4pq इज इक्वल टू 0। एट द फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं ना pq इज इक्वल टू 0। अब देखिए pq इक्वल टू 0 जो रिजल्ट आया है, मैं इसको लिखता हूं सदिश रूप में, सदिश के रूप में। सदिश के रूप में मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं अगर ये p वेक्टर डॉट q वेक्टर होता तो ये कितना हो जाता है, 0। जब p वेक्टर डॉट q वेक्टर 0 होगा, इसके एकमात्र कंडीशन है कि p वेक्टर लंबवत हो किसके, q वेक्टर के।
P वेक्टर लंबवत हो किसके, Q वेक्टर के। इसी कंडीशन में इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, देखिए इन दोनों वेक्टर्स का गुणनफल P डॉट Q वेक्टर, इसका आंसर होता PQ cos थीटा। और cos थीटा जो यहां पर दिख रहा है, इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि भैया इसकी ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखती है। देखिए आपको वैल्यूज जरूर याद होंगे, लेकिन मैं बार बार ग्राफ पे पहुंच जाता हूं, उसका कारण है कि भैया ये मेरे लिए बहुत सारा मदद करके देता, ठीक है ना। वैल्यूज नो डाउट आपको याद होगी कि भैया ये जो है ना, ये +1 है मैक्सिमम, और ये जितने भी बॉटम पॉइंट्स दिख रहे हैं ये -1 है। एंड वन मोर थिंग दैट इज, ये है मेरा 0, ये है मेरा 90 डिग्री, ये है मेरा 180 डिग्री, ये है मेरा 270 डिग्री। इन द सिमिलर वे ये है मेरा -90, ये है मेरा -180, ये है मेरा -270, यहां कहीं पे प्लस का 360 भी, और इधर साइड में भी यहां कहीं पे माइनस का 360 भी देखने को मिलेगा। मुझे एक चीज सिंपली ये जाननी में इंटरेस्ट है कि भाई इस ग्राफ को अगर मैं देखना शुरू करूं, ठीक है ना, यहां से नहीं यहां तक, ठीक है, इस ग्राफ को अगर देखता हूं तो दोनों वैल्यूज यहीं तक ना, इसको अगर इसी लाइन को मैं नीचे की तरफ एक ड्रॉ कर देता हूं, ये यहीं तक ना, बस इतनी सी ग्राफ। इतनी सी ग्राफ क्यों भाई, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मिल गई मुझे 90, ये वैल्यू मिल गई मुझे क्या 180, और ये वैल्यू मिल गई मुझे क्या 1, मतलब ये 0। मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में ये जो ग्राफ है, मतलब cos थीटा का जो मान है, 0 डिग्री पे इसका मान अधिकतम था, और 180 डिग्री पे यहां पर इसका मान कैसा हो गया, न्यूनतम हो गया। ये -1 है, ये +1 है, ये देखिए ये माइनस माइनस हो गया, ये 180 डिग्री पे -1, और 0 पे ये क्या दिख रहा है आपको +1। मतलब cos थीटा का न्यूनतम मान हो सकता है तो भैया -1 180 डिग्री, और अधिकतम मान जो हो सकता है वो कितना हो सकता है 1 पे, यानी 90 डिग्री पे हमेशा ये क्या देने वाला है, ये देखिए 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी है 0, ये 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी है cos थीटा की 0। मतलब एक बात समझ में आए कि ये पूरा स्टेटमेंट तभी 0 हो सकता है जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाए 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो P डॉट Q अगर करूंगा तो ये हो जाएगा PQ cos 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री का मान मैंने आपको बताया 0, मतलब P वेक्टर डॉट Q वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 0 ओनली व्हेन, तभी हो सकता है ये दोनों 0 जब क्या हो भाई, जब सदिश P, जब क्या हो सदिश P तथा सदिश Q दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। कैसा होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी 0 होगा। उसके कंडीशन राइट साइड में दिया हुआ, इसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ये काम हो सकता है बस, ठीक है ना। चलिए, तो ये फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, इसके यूटिलाइजेशन आपको समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ, और वहां पे हम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली बातें जो कर रहे थे ना, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे आपको कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज दी गई हैं, आपको यहां पे सिर्फ संख्यात्मक मान दिया गया है, वेक्टर्स जानबूझ के यहां पर नहीं रखा हुआ है। क्यों संख्यात्मक मान, ताकि आपको संख्याओं पे जब ऑपरेट करना आ जाएगा ना, तो हमारे दिमाग में वो संख्याएं चल रही होंगी और हम उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके और काम कर रहे होंगे। तो मैं उसको, मतलब जो संख्यात्मक मान है उसको मैं वेक्टर वाले तरीके से पुटअप करके भी आपको शो करता हूं। आप देख पाएंगे कि उसी तरीके से दिख रहा है जैसा वेक्टर में काम हो रहा था, और जो हमारे अदिश में काम हो रहा था वैसा। क्या है मतलब, देखिए एक नॉर्मल सी बात करता हूं। यदि हमें 2 विस्थापन सदिश दिए गए जिनमें प्रत्येक का मान 3 और 4 है, ये दोनों विस्थापन सदिश है, मतलब आपको एक x1 वेक्टर दे दिया गया 3 मीटर, और एक x2 वेक्टर का मान दे दिया गया कितना भाई 4 मीटर। अब अगर ये x1 और x2 वेक्टर में लिखे हैं तो ये कंडीशन है। अगर इसी चीज को मैं लिखता हूं विस्थापन नॉर्मली x1 तो 3 मीटर, x2 तो 4 मीटर। अब कंडीशन क्या है, कैसे जोड़ें कि ये 7 मीटर 1 मीटर और 5 मीटर का रिजल्ट दे, 7 मीटर 5 मीटर और 1 मीटर का। देखिए 7 मीटर और 1 मीटर का रिजल्ट तो आपको सिंपली दिखेगा कब भाई, दोनों 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 समान दिशा में, दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब
x1, मैं सीधे सीधे लिखता हूं, x1 प्लस x2 कीजिए, आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस 4 ना 7, खत्म। अगर यहीं पे आप कर देते हैं भैया x2 माइनस x1 तो आपको क्या मिल जाता, 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, चलेगा। आपको मिल गई ए और बी की रिजल्ट। ये नॉर्मली ऐसा ही होता है ना। अच्छा, x1 प्लस x2 किया, इसका मतलब क्या समझ में आता है, एक ही दिशा में होंगे तब, और इन दोनों को माइनस किया मतलब क्या, विपरीत दिशा में होंगे तब, ठीक है ना। मतलब ये जब कभी भी मैंने किया है, इसका मतलब होता है एक ही दिशा में, मतलब आप इसमें सदिश को इंक्लूड कर रहे हैं, और इसका मतलब क्या हो गया भाई, विपरीत दिशा में। अच्छा, जब ये दो बातें समझ में आ गई, एक ही दिशा में और विपरीत दिशा में, तो क्यों ना इसके लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म और उससे कैलकुलेट करके सब कुछ ले आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ए के लिए 7 मीटर ले आना है। अब ये अगर वेक्टर है तो मुझे चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर, ठीक है। और दोनों वेक्टर्स का जब सम निकालते हैं तो आपको ध्यान में है कि ये आता है मुझे क्या, अंडर रूट ऑफ x1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस x2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 cos थीटा। क्या हो गया, 2x1 x2 cos थीटा। अच्छा, तो ये जब मुझे कैलकुलेट करना है आर वेक्टर, तो क्या मिल जाएगा भाई, तो इनकी वैल्यूज रखिए जरा, इनकी वैल्यूज रखते हो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 x2, मतलब क्या 2 इंटू सॉरी 3 और 4 है ना, 3 इंटू 4 कॉस थीटा का मान कितना रखूं भाई, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, जब इन दोनों से ज्यादा है रिजल्टेंट, इन दोनों इंडिविजुअल वेक्टर से ज्यादा है रिजल्टेंट, इसका मतलब है कि दोनों जुड़ रही है, दोनों समान दिशा में, दोनों क्या हो रही है, ऐड हो रही है, समान दिशा भाई, एक सीधी दिशा में चल रही है, तो 0 डिग्री, ये कितना ले लूं, 0 डिग्री। क्यों लिया यहां पर 0 डिग्री, क्योंकि जब एक समान दिशा में हो, एक समान दिशा में हो तो यही फॉर्म चलेगा। अब cos 0 का मान आपको तो पता ही है भैया, कितना होता है 1, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1, चलिए ये हो गया 9 प्लस ये हो गया 16 प्लस 3 टू 6 और 4 टाइम्स कर देंगे 24, सबको जोड़िए भाई, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 49, मतलब आर वेक्टर जो मुझे मिल गया, ये कितना मिल जाएगा, ये मिल गया 7, खत्म, मीटर लगा हुआ है, लगा देता हूं। यानी फर्स्ट आंसर आ गया आपका, ए आपको दिख गया। कौन सी कंडीशन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। आगे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अगले कंडीशन में जब मैं बात करना चाहूंगा तो मुझे निकालना है भाई बी 1 मीटर। अब ये 1 मीटर आ रहा है, मतलब क्या, ये न्यूनतम है, इन तीनों कंडीशन में 1 मीटर क्या दिख रहा है, सबसे न्यूनतम। न्यूनतम दिखने का मतलब क्या होता है भाई, कि जब ये दोनों वेक्टर्स, यहां पर ये दोनों वेक्टर्स क्या हो रहा था भाई, ये इधर ही और ये भी इधर ही, दोनों एक ही दिशा में, x1 और x2 वेक्टर। अभी मैं यहां पे कह रहा हूं विपरीत दिशा में, ये क्या हो जाएगा, ये विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का मतलब समझ में आता है x, विपरीत दिशा का मतलब क्या समझ में आता है भाई, x1 वेक्टर अगर मान लीजिए इधर की तरफ है तो x2 वेक्टर जो है वो जो है ये इसके विपरीत दिशा में। यहां पे जब यही सेम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, r वेक्टर इज इक्वल्स टू, होता तो फॉर्म सब सेम ही है ना, क्या x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 cos 180 डिग्री, 2x1 x2 cos 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए x1 की वैल्यू कितनी दिखी है भैया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 4, ठीक है, इंटू cos 180, इंटू cos 180। तो cos 180 डिग्री की तो वैल्यू होती है -1, कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, अब ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा -24। अल्टीमेटली ये कितना मिल गया, तो ये 16 9 25 -24 मतलब कितना आ गया, 1 मीटर। कितना आ गया, 1 मीटर। अंडर रूट ऑफ 1 आएगा मतलब वो 1 हो जाएगा ना, मतलब ये समझ में। सेकेंड कंडीशन कब हो सकती है, जब विपरीत हो। अब हम बात करते हैं थर्ड, सी कंडीशन। सी वाली कंडीशन कब हो सकती है भाई, तो सी कंडीशन के लिए भी फिर से फॉर्मूले में तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता।
ये कब हो सकता है? जब ऐसा दिखे, ये दोनों वेक्टर्स मतलब ये p और ये q, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे कैसे, सॉरी यहां पर xy लेकर के चल रहा है, x1 x2 बेसिकली विस्थापन है ना, तो x1 x2, ये मेरा x1 वेक्टर और इधर मेरा x2 वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, इन दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तब। तो जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है भाई, r वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 90 की वैल्यू होती है भैया 0। तो ये क्या बन गया, r वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया, ये r वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 मतलब अंडर रूट ऑफ 25 मतलब कितना 5 मीटर, यानी ये c केस भी आ गया कब 5 मीटर। अर्थात अब मैं इसको हटा करके लिख सकता हूं, a के लिए मुझे आंसर क्या मिला है, a के लिए मुझे आंसर मिला है जब दोनों समान दिशा में, b के लिए मुझे आंसर मिला है विपरीत दिशा में, और इसके लिए मुझे आंसर मिला है लंबवत दिशा में। कैसा भाई, लंबवत दिशा में, जब परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के तब हो सकता है। तो अब जो ये पिक्चर्स आपको डायरेक्टली समझ में आते थे, डायरेक्शन के साथ में भी जब यूज करेंगे तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना। परिमाण जो आपको देखने को मिल रहा है वो इसी तरीके से चलेगा, यहां पर एंगल्स रखेंगे और आपको वैल्यूज ऑटोमेटिकली मिलती चली जाएंगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि अब आपको इन दोनों एग्जांपल से जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ जो कुछ भी हमने देखा है ना, वो सब कुछ हमें समझ में आ चुका है और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लिया तो और थोड़ा सा क्लियर हो गया। मैं चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो इस सेशन के लिए अपने लिए टारगेट बनाया था वो टारगेट हमने कंप्लीट किया एंड हमने सीख लिया हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। चलिए, तो भाई बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप क्या करते हैं, तो आप सिंपली अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com, कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यही है इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। क्या मिलता है भाई यहां पे, तो यहां पर आपको देखिए मिल जाता है सिंपली सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम। ये क्या मतलब है सीबीएसई हिंदी और सीबीएसई इंग्लिश, तो ये सिंपली समझ सकते हैं कि आपकी जो एनसीईआरटी बेस्ट पूरी क्लासेस हैं, लगभग सभी स्टेट बोर्ड चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या फिर वो इंग्लिश मीडियम के हो, वो सभी एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रही है एंड यहां पर हमारे पूरे लेक्चर्स आपको उसके अकॉर्डिंगली देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आप आईआईटी जेईई, नीट या फिर सीयूईटी, ओलंपियाड, यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ यहां क्लिक करना होता है और यहां पर आपकी क्लासेस, आपके कोर्स कंटेंट मिल जाते हैं। साथ ही एक और बात है भाई, जो हमारे बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्सक्लूसिवली यहां पर देखने को मिल जाता है बिहार बोर्ड एंड यूपी बोर्ड। आप सिर्फ इस पर क्लिक कीजिए, यहां पर आपकी क्लासेस ओपन है, आप अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, आपके सब्जेक्ट्स ओपन है एंड सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अलग से कॉर्नर मिलता है जहां पर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम, आपके स्कूल एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम्पलर भैया, है ना। वहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स रिपेयर हो जाते हैं, बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। ऐसा जस्ट क्लिक ऑन इट, आपके सब्जेक्ट्स ओपन, सब्जेक्ट्स पर कीजिए वॉच नाउ, आपके कुछ इस तरीके से चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे एंड आप अपने जिस भी चैप्टर में है सीरियल ऑर्डर से, भाई बकायदा चैप्टर्स को सीरियल ऑर्डर से देखते चले जाइए ताकि आप बेहतर रिजल्ट कर सकें, ठीक है ना। तो आप अपने टॉपिक्स को यहां से सेलेक्ट कीजिए, जैसे आपने अपना टॉपिक प्ले किया है ना, वॉच नाउ जैसे किया, कुछ इस तरीके से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जहां पर आप कहीं पर भी बीच में पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि हमारे एक ही फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसके वन शॉट रिवीजन वीडियोस, उसके एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाते हैं। करना क्या है भाई, यहां पे जैसे ही आप नेक्स्ट वीडियो करते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो पर चले जाते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं, यानी भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए क्या करेंगे, अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि यहीं पर आता है हिंदी मीडियम का पूरा कंटेंट, ठीक है ना।
एंड इसे बताना है किसको, दोस्तों को भी, तो उनके लिए शेयर कर दीजिए इसको फटाफट, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अभी वेक्टर से ही संबंधित और भी कुछ चीजों के साथ में, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन, इसके डिविजन्स के साथ में अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।